हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में पढ़ा था। इसमें जो हमने लास्ट में चर्चा करी थी वो हमने चर्चा करी थी कि न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ क्या है। वहाँ हमने कई 7 टाइप्स ऑफ पावर्स की बात करी है, जिसमें मूल रूप से जैसे कि मूल या आरंभिक जुरिस्डिक्शन क्या है, कि ओरिजिनली जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात करी थी उसमें कि रिट के द्वारा किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। फिर है अपीलीय अधिकारिता, उसके बाद सलाहकारी अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ। पिछले वीडियो में हम लोग मूल या आरंभिक अधिकारिता की चर्चा कर चुके हैं। रिट अधिकारिता के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में रिट जारी की जा चुकी कर सकते हैं, जिसमें 5 तरह की रिट के बारे में प्रावधान है। तीसरा आता है इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकारिता, कि जो उच्च न्यायालय में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और उसमें भी कौन कौन से, जैसे संवैधानिक विषय से जुड़े मामले हैं, सिविल मामलों से जुड़े हैं, आपराधिक से जुड़े हैं, विशेष अनुमति की अपीलें हैं। इसी तरह से फिर आता है हमारे पास में कि एक और चीज जो आती है इन सब के साथ में, वो आता है सारवान प्रश्न किसे कहते हैं। वो मैंने आपको बताया कि जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया गया हो, किसी प्रश्न का विभिन्न जो उच्च न्यायालय हैं उनमें मतभेद हो किसी प्रश्न पर। तीसरी बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत निर्णय तो दे दिया हो, किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा ना हो। और लास्ट इसमें आता है कि संविधान के किसी जो उपबंध हैं उसकी स्पष्ट व्याख्या की जरूरत हो। तो अब हम इसके एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सलाहकारी अधिकारिता के बारे में, कि सलाहकारी अधिकारिता क्या है। सलाहकारी अधिकारिता का मतलब होता है कि जैसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के क्षेत्राधिकार में आता है, वो अनुच्छेद 143 द्वारा 143 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। आर्टिकल 143(1) के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना उपयुक्त है, तो वह उस प्रश्न पर विचार करने के लिए उसे उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। मतलब 143 में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न हो रहा है जिस पर कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाह लेना आवश्यक है, एडवाइजरी जिसको कहते हैं वो सलाह से रिलेटेड होता है, तो ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति अपनी जो है वो सलाह सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक में लिखा है, प्रोविजो जिसको कहते हैं, कि राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार विमर्श के उपरांत अपनी राय देगा। तो ये एक प्रावधान है 131 के जो क्लॉज होते हैं उसमें, प्रोविजंस में, कि यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट मतलब सलाह दे सकेगा, तो फिर जब सर्वोच्च न्यायालय की न्याय प्राप्त हो जाएगा, एडवाइस प्राप्त हो जाएगी, उसके उपरांत ही डिसीजन होगा। अभी तक राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 143(2) के तहत एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो ये जो बात थी, मतलब 131 प्रोविजो का जो परंतुक का जो प्रयोग है वो अभी तक राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया है। क्लियर है बिल्कुल। फिर आता है इसमें अभिलेख न्यायालय की शक्तियां या पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी कि अभिलेख न्यायालय होगा, और उसको अपनी कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में ये प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब उसका रिकॉर्ड होगा और उसको अपनी जो अगर न्यायालय की अवमानना होती है तो दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकें। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे प्रस्तावना में संशोधन किया गया या किसी भी कानून में संशोधन किया गया तो पूर्व में जो संशोधन था उसका हवाला देते हुए संशोधन किया जाता है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी डायरेक्शंस होते हैं, वो सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि कोई भी केस जो दोबारा लड़ा जाता है उसमें उसको उदाहरण के रूप में उसको लिया जाता है, क्ल्यू के रूप में उसको लिया जाता है। अभिलेख न्यायालय की एक विशेषता यह भी है कि उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हो जाता है तो वो न्यायालय जो है वो दंड देने की शक्ति रखता है। इस मामले में एक केस के बारे में हम यहाँ चर्चा करें तो ये है कि विनय चंद्र मिश्र मामले 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की न्यायालय की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है, अनंत नहीं है। जैसे किसी अधिवक्ता के लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ता परिषद को दी गई है, न्यायालय उसे छीन नहीं सकता है। तो न्यायालय की कोई भी शक्ति असीमित नहीं है। जो ये एक एग्जाम्पल के द्वारा इन्होंने अधिवक्ता परिषद के बारे में बात करी कि किसी वकील का लाइसेंस रद्द करने की शक्ति अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ता परिषद को दी गई है, न्यायालय को नहीं दी गई है। न्यायालय उसे ये शक्ति नहीं छीन सकता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट हम इसमें ये जो रिकॉर्ड पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा, तो यही पढ़ा कि भाई जो अगर किसी तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो वो उसमें अवमानना के लिए वो दंड देने के लिए कैपेबल होता है, एलिजिबल होता है। और ये सारे जो भी इनके जजमेंट्स होते हैं, ऑर्डर होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, वो सब सुरक्षित रखे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो असीमित शक्ति नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पावर पर, वो कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, फिर भी अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 143, 145, 226, 247, 372 आदि के उपबंध स्पष्ट रूप से संविधान को ये शक्ति प्रदान करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की ये देखो, आपको ये आर्टिकल ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, 131 से 136 है, 143 है, 145 है, 226 है, 246 है, 372। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधानपालिका द्वारा या व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर अथवा प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि न्यायपालिका जिसमें कि उसके पास वो शक्ति है जो कि सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो वो उसे कैंसिल कर सकती है। और इसके अलावा वह जो उसने पूर्व में जो भी डिसीजंस लिए हैं उनकी वो रिव्यू कर सकती है, इसीलिए इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अब हम कुछ केसेस की यहाँ पर चर्चा करें। जैसे 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में घोषणा की थी कि संसद मूल अधिकारों को किसी भी तरह कम नहीं कर सकती है, 1967 में, ठीक है। इसी संदर्भ में संपत्ति के मूल अधिकार के अतिक्रमण के आधार पर न्यायपालिका ने बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश को रद्द कर दिया था। 1973 में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद वाद का निर्णय देते हुए कहा कि संसद मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है किंतु संविधान के मूल ढांचे में नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरावलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है। तो सारी चीजें क्या है कि कोर्ट के द्वारा ही दी गई हैं, न्यायालय के द्वारा ही दी गई हैं, और न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है। तो इस तरह से हमने सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार और शक्तियों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करी है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, यानी कि जनहितवाद या लोकहितवाद क्या है। थैंक यू।